Human brain is reflex action the only function of the spinal cord। तो इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब जैसे कि हमने गर्म चीज़ पे हाथ लगाया और एकदम से जब हम हाथ हटाते हैं तो वो क्या है, एकदम से जो हम हाथ हटाते हैं अनकॉन्शियसली उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमारा पैर अगर हमने किसी कांटे पर रख दिया तो एकदम से जो हम उछल के पैर जो हटाते हैं तो ये जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो है, जो एकदम से जो अनकॉन्शियसली हम जो हाथ या पैर जो एकदम से हटाते हैं किसी डेंजरस सिचुएशन में, तो ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इकलौता फंक्शन होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर है ऑब्वियसली नॉट, कि ये इकलौता फंक्शन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के और भी फंक्शन हैं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, क्योंकि हम क्या हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे पास एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि है थिंकिंग, सोच सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। अब ये सोचना कहाँ होता है? ये होता है ह्यूमन ब्रेन में। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें क्या होती है, वो बनी होती है किससे? नर्व से बनी होती है। नर्व्स कौन होती है? नर्व सेल्स जो होती हैं वो उससे बनी होती है, जिसके पास जो है इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? किस चीज़ पे हमें सोचना है उस चीज़ की वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। तो हमें क्या लगता था अब तक कि सोचना हम कहाँ से करते हैं? ब्रेन से करते हैं, माइंड से करते हैं, जो कि सही है। लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स, बहुत सारे हमारी बॉडी के सेल्स जो है मिलके इस चीज़ को जो है बहुत सारी चीज़ों से मिलके हम सोच पाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि थिंकिंग जो होती है इसमें क्या होता है, बहुत सारी पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिलके इस प्रोसेस को हम इतनी ईजिली हम सोच पाते हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है? ये दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, ये कहाँ होती हैं? ये जो सेल्स होती हैं ये कहाँ कॉन्सेंट्रेट होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। जो कि इसका जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है, जहाँ पे ये सब चीज़ों का बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन जो सब कुछ जो होता है वो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे अब तक हम क्या समझे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है या फिर जो हमारी थिंकिंग जो होती है हम किससे करते हैं? ब्रेन से करते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, और ये जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या लगता है? स्पाइनल कॉर्ड्स लगते हैं, बहुत सारी नर्व सेल्स लगती हैं जो मिलके हमारी थिंकिंग को बनाती है। लेकिन ये सब कौन कोऑर्डिनेट करता है? सब इसका बॉस कौन है? इस तरीके से समझो, कौन है बॉस? ब्रेन है। ब्रेन इस सब चीज़ को, क्योंकि ब्रेन के पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन कर सकता है, बहुत सारी सोचना क्या है? सोचना एक एक्टिविटी है ब्रेन की। ब्रेन तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है उसकी एक एक्टिविटी होती है सोचना, ठीक है। अब इसको कौन देखता है? सोचने को पूरा पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ब्रेन ही देखता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? शॉर्ट में इसे बोलते हैं CNS बोलते हैं। और इसमें दो होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CNS, और इसमें दो चीज़ से मिलके बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिगर 6.3, ठीक है। फिगर 6.3 देख लेते हैं कहाँ पे है। अच्छा, ब्रेन का दिया है, अभी हम देखेंगे इसको।
दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। अब क्या होता है, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरी बॉडी में से, कहीं से भी पूरी बॉडी में से सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। और ये क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। इंटीग्रेट मतलब जोड़ते हैं, हिसाब से लगाते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। Writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तो अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन हो गया, या फिर हम कुछ ना कुछ, हमारे दिमाग में हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ जो होता है अंदर, प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड होता है, किडनी में ब्लड जाता है, बॉडी में ब्लड जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी कौन देख रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देख रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शंस वो होते हैं जहाँ हम सोच समझ के करते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, बात करना हो गया, कुर्सी को बैठने से पहले हिलाना हो गया, या फिर कुर्सी पर बैठ के हिलना हो गया, या फिर कोई प्रोग्राम खत्म हुआ है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं। और जो सोच समझ के एक्शन जो हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जहाँ पे हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, जैसे कि गर्म चीज़ पे हमने हाथ लगाया और एकदम से जो हाथ हटा लिया, तो ये क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इवन डाइजेशन है, हम रोक नहीं सकते। हमने कुछ खाया, डाइजेशन के ऊपर प्रोसेस क्या होगा, शुरू हो जाएगा। इसे हम रोक नहीं सकते कि नहीं अभी डाइजेस्ट मत करो, बाद में करना, ऐसा नहीं होता। हमने खाना खाया, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंट्री वो होते हैं जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। तो ये जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इसमें भी क्या होता है, मसल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम ताली बजा रहे हैं तो हमारे कौन से मसल्स की ज़रूरत है, हाथ के मसल्स की। तो ये क्या होता है, ब्रेन को इन सब चीज़ों में भी मैसेज पहुंचाना होता है, ब्रेन की ज़रूरत होती है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। तो ये एक और तरीका होता है, दूसरा एक और, मतलब एक तो इनवॉलेंट्री था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर ही अपनी चीज़ें कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री में भी क्या होता है, नर्वस सिस्टम को मसल्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो यही सेम चीज़ जो है इन्होंने दोबारा बोली है यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब देखते हैं। The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर मैसेज पहुँचाना है, अगर हमें ताली बजानी है, सपोज एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ताली बजानी है, तो माइंड क्या करेगा, मैसेज भेजेगा हाथ की मसल्स में। तो ये जो कैसे होता है, उसने जो मैसेज भेजा है हाथ की मसल्स को कि ताली बजानी है, तो ये कहाँ से भेजे है, ये उन्होंने कैसे किया। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प। तो ये किसकी हेल्प से करता है, ब्रेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं नर्व्स। कौन सी नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से अटैच होती है, ब्रेन के लिए हेल्प करती है। और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए हेल्प करती है। नाम से ही पता चलता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो अभी तक हम क्या समझे, दो तरीके के सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, इसमें भी क्या है, ब्रेन है जिसको क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल, और यहाँ पे भी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। पर यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनकी नर्व्स क्या है, दोनों की नर्व्स हैं, ठीक। द ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking. अब ये जो ब्रेन जो होता है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, सोचने पे, और जो हम उससे रिलेटेड जो एक्शन लेना होता है उसमें हेल्प करता है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये लेके आते हैं नर्व्स, लेके आते हैं कौन कौन से, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, जो जिस पे ब्रेन जो है एक्शन लेता है।
As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जितना भी सारा प्रोसेस है ये आप बता सकते हो, क्योंकि यू विल एक्सपेक्ट का मतलब है बता सकते हो कैसे कर पाता है ये सब चीज़ें, जो ब्रेन है वो कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रिपीट ही चीज़ हो रही है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जिसकी वजह से ब्रेन जो है ये सब चीज़ें कर पाता है। और साथ ही साथ इनपुट्स और आउटपुट्स का मतलब है यहाँ पे जो मैसेज आते हैं और जो मैसेज ब्रेन भेजता है उसको कह रहे हैं इनपुट्स और आउटपुट्स। यहाँ पे ये उसकी वजह से कर पाता है। अब क्या बोल रहे हैं, ब्रेन के पास ब्रेन को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको बोला है फोर ब्रेन आगे का, मिड ब्रेन बीच का, और हिंड ब्रेन होता है पीछे का। अब फोर ब्रेन का क्या काम है, फोर ब्रेन का काम है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितनी भी थिंकिंग जो होती है वो कौन करता है, फोर ब्रेन में होती है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो सोचने वाला जो काम है वो किसने ले रखा है, फोर ब्रेन ने ले रखा है। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, ठीक है। अब क्या है, इस सपोज ये ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन हो गया और पीछे वाला हिंड ब्रेन हो गया। तो ये पार्ट क्या है हमारा, फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन में क्या है, सेंसरी इम्पल्सेस है, जहाँ पे मैसेजेस जो आते हैं तो वो क्या होता है यहाँ पे रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे मैसेज रिसीव होते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। अब समझने के लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कि मतलब इस लैंग्वेज में बताती हूँ कि समझ में आ जाए। सेपरेट एरियाज का मतलब क्या है कि अब फोर ब्रेन में क्या है, जैसे कि सपोज हियरिंग का ये पार्ट हो गया, स्मेलिंग का ये पार्ट हो गया, और देखने का ये हो जाता है, टंग का ये हो जाता है। तो इस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर एरियाज होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया जो है में पर्टिकुलर एरिया जो है एक चीज़ करता है। ये वाला एरिया क्या है, सुनने के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला एरिया किस चीज़ के लिए, सपोज स्मेल के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ एरिया जो है फिक्स है कि इनका काम यही है। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब जब इन्फॉर्मेशन आती है फोर ब्रेन में तो वो क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, और कुछ जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उनके पास क्या होती है, स्टोर रहती है, माइंड में क्या होता है, स्टोर रहती हैं कुछ चीज़ें। तो वो क्या होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ करेंगे स्टोर इन्फॉर्मेशन को, और नई इन्फॉर्मेशन में जोड़ के जो भी है उस चीज़ को यूज़ करके जो हमें चाहिए दिमाग में वो आ जाते हैं। बेस्ड ऑन all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब ये है, अगर सपोज आपके पैर के पास, इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया, लेग मसल का लिया है, तो लेग मसल से ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज आपके पैर के पास कोई कीड़ा आके बैठ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि और सोचने लगे हो कि यार ये कीड़ा आया है, पता नहीं मुझे काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है, ये सब चल रहा है दिमाग में। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से जा रही है, ये सब जा रही है ब्रेन में, फोर ब्रेन में जा रही है। देख भी रहे हो तो ये देखने वाला जो है हियरिंग सीइंग वाले कंपार्टमेंट में जा रहा है, पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है, ये सब हो रहा है। फिर इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे हटा लेना चाहिए, पता नहीं मुझे इसने काट लिया, या फिर ये सोचा कि नहीं नहीं मुझे नहीं हटाना चाहिए। तो जो भी है, तो इस तरीके से अपने डिसीजन पे आ गए। और फिर उसके बाद है, अगर डिसीजन ये है कि मुझे पैर हटा लेना चाहिए, तो डिसीजन कहाँ से गया, मसल्स ने कहाँ भेजा, लेग मसल में भेजा। लेग मसल ने क्या किया, अपना जो पैर है आपने हटा लिया। तो इस तरीके से जो होता है मैसेजेस पहले डिसाइड करते हैं, माइंड में जाता है, फिर उसके बाद मसल्स में जाता है, सो दैट हम एक्शन ले सकें कि हमें पैर हटाना है कि नहीं हटाना, कि हमें ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी, इस टाइप से। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing.
अब कुछ जो होते हैं, कुछ सेंसेशन होती हैं डिफरेंट होती हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट होते हैं। किस में डिफरेंट होती हैं? देखने में और सुनने में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ? अब कुछ जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है हमारा पेट जो भर गया है, हमने कैसे पता चलता है? हम ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो सेंसेशन है, ये हमें कैसे पता चलती है? द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब क्या है, हमें कैसे पता चलता है हम फुल हो गए हैं, हमारा पेट भर गया है कि नहीं? तो ये जो होती है सेंसेशन, ये एक फोर ब्रेन का ही पार्ट है, जो कि एक और अलग ही कंपार्टमेंट है फोर ब्रेन में, जो इसे देखता है। लेकिन जो मेजर जो फंक्शन है फोर ब्रेन का, वो है थिंकिंग में। स्टडी द लेवल डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफाइड फंक्शन। तो हमने क्या देखा है अब तक कि जो ब्रेन का है ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट? तो ये पूछ रहे हैं कि हम क्या पता लगा सकते हैं सारे फंक्शंस ऑफ द ब्रेन? बस ये इतना टॉपिक है, ये पैराग्राफ है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। अब क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स का और जो मतलब है वो देखते हैं। दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था रिफ्लेक्स में, कि एकदम जो हम अनकॉन्शियसली जो हाथ हटाते हैं या फिर जो मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब इसका हम कुछ और दूसरे मतलब देखेंगे रिलेटेड टू अवर बॉडी। Our mouth waters when we see food we like without our meaning to। अब जैसे कि रिफ्लेक्स सेक्शन में ये भी आ जाता है कि जब हम खाना देखते हैं तो हमारे क्या होने लगता है, अगर हमारा फेवरेट खाना है तो हमारे मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन है कि हमने अपना फेवरेट खाना देखा और हमारे मुंह में क्या हुआ, पानी आने लगा। अवर हार्ट बीट्स विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट। और हमारे जो दिल की धड़कनें क्या हो जाती है, कई बार तेज़ हो जाती है, या फिर जो है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन है। In fact, we cannot control this action easily by thinking about them even if we wanted to। और ये जो एक्शंस होते हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इवन हम करना चाहें, अगर हमारे सपोज हम डर गए और क्या होता है, दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई, हम उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं पर नहीं आ पाती। तो ये क्या होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें कभी सोचना पड़ता है कि नहीं हमें अब सांस लेनी है, या फिर हमें अपने खाने को डाइजेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये खुद ब खुद होती रहती हैं चीज़ें। So in between the simple reflex action like change in the size of the pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking and control। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कुछ ये जो इस तरीके के जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, इवन हमारी जो आँखों की क्या होती है, प्यूपल जो होती हैं, वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस पे भी हमारा क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि अगर हम रोशनी वाले कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, साइज ऑफ द प्यूपल चेंज हो जाती है। तो ये खुद ब खुद होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है खुद ब खुद होता है। एक होता है हम खुद सोच समझ के एक्शन करते हैं, जैसे कि चेयर हमने निकाली, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो मसल मूवमेंट जो यूज़ होती हैं वो डिफरेंट यूज़ होती है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तो सिर्फ सेम चीज़ को ये रिपीट ही कर रहे हैं। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो था, ये दोबारा क्यों बता रहे थे, क्योंकि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन करता है। तो इसलिए ये दोबारा बता रहे थे कि ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन करता है। All these involuntary actions, including blood pressure, salivation, and vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain। तो जो involuntary actions हैं कौन कौन से, ब्लड प्रेशर का, और जो हमारी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जो होती है, सलाइवेशन जो होता है, मुंह में जो पानी जो आता है, और वॉमिटिंग, ये कौन कंट्रोल करता है,
हिंड ब्रेन में होता है। और हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? मेड्यूला करता है। तो मेड्यूला किसका पार्ट हुआ? हिंड ब्रेन का पार्ट हुआ। ये चीज़ याद रखनी है। Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि एक सीधे पाथ पे चलना, ठीक है, सीधा चलना, साइकिल चलाना या फिर पेंसिल उठाना, ये क्यों कर पाते हैं? दिस आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये भी किसकी वजह से कर पाते हैं? हिंड ब्रेन के पार्ट की वजह से। और हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? सेरिबैलम। जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, हम जो बैलेंस सीधा चल पाते हैं, वो कौन करता है? सेरिबैलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस बना रहे। अगर ऐसा ना हो कि हम पेंसिल उठाने गए, फिर हमसे उठा ही ना जाए, या फिर उठाते उठाते हम गिर गए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेरिबैलम होता है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हम सीधे चल पाते हैं या फिर पेंसिल उठा के या कुछ भी उठा के हम सीधे खड़े हो पाते हैं। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we are not thinking about it. उस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर क्या होता, ये अगर सपोज वॉलेंट्री होती और अगर हम इनके बारे में सोचते नहीं तो क्या हो जाता। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको सोचने के लिए। अगर इसका जवाब दूँ तो ये है कि फिर अगर हम नहीं सोचते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। कभी हम सांस लेना भूल जाते या फिर डाइजेशन करना भूल जाते। तो ये है, बाकी आप खुद और सोच सकते हो इस पर। अब जो है ह्यूमन ब्रेन को एक बार देख लेते हैं, इसकी पिक्चर को। ठीक है, देखो ये फोर ब्रेन जो है, आगे वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन, उसको बोल रहे हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये है बीच वाला हिस्सा, और हिंड ब्रेन जो है ये आ जाता है। हिंड ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं? पोन्स, मेडुला और सेरिबैलम। तो ये है आपके हिंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, सेरिबैलम क्या था? पोस्चर को देखता था। मेडुला जो है वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर और सलाइवेशन जो था, किसका काम था? मेडुला का पार्ट था। पोन्स का इन्होंने दिया नहीं है, तो हमें याद रखना नहीं है। जो हमारी बुक में है हम उतना ही याद रखेंगे। और हमने क्या पढ़ा था? स्पाइनल कॉर्ड ये है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, ये ब्रेन से यहाँ पे ये कनेक्ट है। और कुछ है इसमें समझने वाला? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में देखेंगे, हार्मोन्स वाले में। तो इसमें यही है फिर समझने वाला। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।